गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल है आप लोगों के? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? हाउ इज एवरीथिंग? हाउ इज योर लाइफ नाउ? फाइन सर। एवरीथिंग इज फाइन। सब ठीक ठाक है? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कोई अपने आज के इसमें कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे पहली बार देख रहा है, मेरे साथ पहली बार कनेक्ट हुआ है? सर मैं। ओके, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सर अभिनव। हाँ, अभिनव। ठीक है बेटा। और कोई और? सर देवांश। देवांश। यस सर। ठीक है, देवांश सिंह बोहरा एंड अभिनव। ओके, आप दोनों बिल्कुल। वो आयुषी, सर आरुषि। आरुषि। So you all three are new, मतलब this is your first class, although it is a second class, but it would be first with you, right? तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो आज कनेक्ट हुए हैं, आप तीनों ने क्या कुछ भी स्टार्ट किया है, मतलब इन स्कूल और फ्रॉम योर सेल्फ? हैव यू स्टार्टेड एनीथिंग? नो सर। नो सर। नथिंग येट, राइट? चलो कोई नहीं। तो पहले वाली क्लास में जो हमने इससे पहले ली थी, शायद वो मंडे में थी हमारी वो क्लास। तो मंडे में जो हमने डिस्कशन किया था वो बड़ा बेसिक सा डिस्कशन है, एज सच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, अगर आप लास्ट वाले क्लास वीडियो लेक्चर भी देख लोगे, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। तो मैं उससे रिलेटेड टॉपिक को कंटिन्यू यहाँ पर नहीं करूंगा, ताकि आज की क्लास हर बच्चे को ज्यादा क्लियरली समझ आ जाए। आज मैं डायरेक्टली एक नए टॉपिक, उसी चैप्टर के एक नए टॉपिक पे, और बाकी जो छोटे छोटे पॉइंट्स रह जाएंगे वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ताकि फिर वो सारे बच्चों को समझ आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा ऐसा हो कि उसको समझ ही ना आ रहा हो कि क्या पढ़ा रहे हैं। गुड इवनिंग सूर्यांश। ठीक है, तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज डायमेंशनल फॉर्मूला। ये देखो, टॉपिक मैं कह रहा हूँ, चैप्टर नया नहीं लिया है। ऐसा नहीं कि मैं हर रोज एक नए नए चैप्टर का डिस्कशन करूंगा, बच्चे अगर नए दिख गए तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी एक टॉपिक पे आ रहा हूँ जिसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस। आप लोगों ने भी सुना होगा शायद। और एक सीधी सी बात पहले तो मैं आपको बता दूं सारे बच्चों को, ये जो अभी आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे जिसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस, या इसी के आगे आएगा एरर, बिल्कुल क्लियरली समझो कि क्या कहानी है ये। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहली चीज आपको ये बता दूं कि सर ये वाला टॉपिक 11th में भी पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, नीट में भी एग्जाम में आएगा और आया है, और जेई में भी एग्जाम में आया है और आएगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला अभी सीखेंगे या एरर का कॉन्सेप्ट हम इसमें इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे, ये हर चैप्टर में इन्वॉल्व हो सकता है, इसका यूज हर चैप्टर में हो सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 3 स्ट्रीम्स ऑफ एग्जाम्स। कौन कौन सा सर? क्लास 11th, नीट एंट्रेंस एज वेल एज जेई एंट्रेंस, सब में ये चैप्टर आपका आएगा। सब में, सबके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, मुझे मालूम है कि उनको पता होगी ये बात, उनको याद होगा, बट जो आज जो 2-3 कनेक्ट हुए हमारे साथ, उनके लिए मैं जरा सा बेटा, अगर बाकी लोग भी प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, तो मैं जरा सा ये चीजें बता देता हूँ, बहुत जल्दी मैं बताऊंगा। जो बच्चे आज कनेक्ट हुए हैं, स्पेशली मैं तुम्हारे लिए ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे लास्ट क्लास में कर चुके हैं उनको ये बातें पता हैं, तो आपके लिए बता रहा हूँ। तो थोड़ा मैं जल्दी बोलूंगा ताकि आपको थोड़ी चीजें थोड़ी सी समझ आ जाए, ताकि आप आज की क्लास को आगे कंटिन्यू कर पाए। और जो बच्चे लास्ट क्लास कर चुके हैं वो थोड़ा सा आप बेटा इस पे पेशेंस रख लेना। आप ऐसा समझ लो कि यू आर रिवाइजिंग इट। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सर क्या बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं बताने जा रहा हूँ, इस बात को समझिए। तो बच्चों जो आज कनेक्ट हुए हैं वो सब जल्दी जल्दी सुन लें। देखो, फिजिकल क्वांटिटी हमेशा याद रखना। फिजिकल, ये लिखवाऊंगा नहीं आप लोगों को, अभी लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग को वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, अब वहां से लिख लेना 1 by 1। अभी तो सिर्फ आज की क्लास के लिए आप समझ लो इसको। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि मैटर की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, आरुषि मैटर समझती हैं आप? मैटर कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो, आरुषि
देवांश बोहरा, आप लोग सुन रहे हो मेरी बात या नहीं सुन पा रहे हो? यस सर। ठीक है, मैटर, यू नो व्हाट इज अ मैटर, राइट? तो मैटर अगर आपको समझ में आता है तो है ना, पुराने बच्चे ये गायब हो गए, आरुषि है और कौन था पुराना, मतलब नया वाला बच्चा कौन था? और Yes, sir, ma'am. हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक मतलब होता है मैटर की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। मैटर की कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी, मैटर कहने का मतलब जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हाँ कुछ भी कोई सी भी प्रॉपर्टी, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका मान लो लेंथ, इसका मान लो मास, इसका मान लो वॉल्यूम, इसकी मान लो डेंसिटी, इसका मान लो टेम्परेचर, इस पे मान लो प्रेशर, तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, एवरीथिंग दैट कैन, हाँ बिल्कुल सही, कुछ तो वाइला टू, ये कौन आ गया? ये तो नहीं था, खैर मैं था सर, अच्छा ठीक है, अच्छा तुम थे, ठीक है, सॉरी। ओके, तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, नए वाले बच्चों खास करके सुनो, ये फिजिकल क्वांटिटी देयर आर टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी मेरे बच्चों, एक को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड द अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ड्राइव्ड क्वांटिटी। एक को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरे को हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। देखो फंडामेंटल का क्या मतलब है? फंडामेंटल का मतलब है मैटर की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। डायरेक्टली मेजर करने का मतलब है यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला टू मेजर दैट क्वांटिटी। जैसे मेरे बच्चों, अगर मान लो कि जैसे जिस बच्चे ने अभी बोला टेम्परेचर, तो आप खुद सोचो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप कोई मैथमेटिक्स लगाते हो या डायरेक्टली आप टेम्परेचर का वो No, sir. बना हुआ जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको थर्मोमीटर कहते हैं वो यूज करते हो एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, राइट? तो टेम्परेचर Yes, मेजर sir. करने के लिए यू हैव थर्मोमीटर, लेंथ मेजर करना हो तो यू हैव स्केल और मेजरिंग टेप फॉर दैट। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटीज हैं इसको मेजर करने के लिए यू डोंट नीड एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला और एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, you can directly use the scale, measuring scale for that and you can measure that quantity। और इन क्वांटिटीज को मेजर होने के लिए किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। अभी आपको डिपेंड और इंडिपेंडेंट का मतलब समझाऊंगा, ठीक है? मगर अभी फिलहाल समझिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। मतलब उसको मेजर करने के लिए यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला। और आप ये भी कह सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें कोई दूसरी क्वांटिटी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी क्वांटिटी मेजर करेंगे तब जाके ये मेजर होगा, ऐसा नहीं। Whereas on the other hand, ड्राइव्ड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है बेटा जो डायरेक्टली मेजर नहीं होते, इनडायरेक्टली मेजर होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते। क्या मतलब है सर इनडायरेक्टली मेजर होने का, डायरेक्टली मेजर नहीं होते, क्या क्या मतलब है? तो इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं एरिया, किसी भी बॉडी की एरिया, तो एरिया डायरेक्ट मेजर करने का कोई स्केल है क्या आपके पास? डू यू हैव एनी स्केल व्हिच कैन डायरेक्टली मेजर द एरिया? No, sir. सर ऑफ कोर्स नॉट। तो एरिया मेजर करने के लिए आप करते क्या है, लेंथ और मान लो ब्रेथ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, यू गेट द वैल्यू ऑफ एरिया। इसका मतलब एरिया डायरेक्टली मेजर नहीं हो रही है। एरिया मेजरेबल तो है बट डायरेक्टली मेजर नहीं हो रही है। उसको मेजर करने के लिए मुझे लेंथ मेजर करना पड़ेगा, फिर ब्रेथ करना पड़ेगा, फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन फाइनली विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे डेंसिटी मेजर करना हो, तो डेंसिटी मेजर करने के लिए मेजर तो हो जाएगा बट मुझे क्या मेजर करना पड़ेगा, मास, मुझे मेजर करने का पड़ेगा वॉल्यूम, और फिर दोनों आपस में डिवाइड करेंगे, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, आई मीन अगर उस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको कुछ और क्वांटिटी मेजर करने के बाद उसको मैथमेटिकली आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको वो क्वांटिटी मेजर होगी। तो दैट क्वांटिटी और दोस टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसको बहुत शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इसको किसी और के मेजरमेंट से मतलब नहीं है, ये डायरेक्टली मेजर हो सकता है। और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है, डिपेंडेंट है,
और ये किस पे डिपेंड करती है बेटा? तो डिपेंडेंट ऑन, मैं ये कह सकता हूँ डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये किस पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर ये डिपेंड करती है फॉर इट्स मेजरमेंट। ठीक है Sir, every derived property requires any mathematical formula, or it could be any like logical thing, like See, any type basically of. लॉजिकल थिंग मींस कि यू कैन गिव अ रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल वैल्यू, मतलब वो लॉजिकल एक चीज अलग है, बट कैलकुलेशन या मेजरमेंट रिक्वायर्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला कि हाउ डू यू गेट दैट वैल्यू। क्योंकि लॉजिक तो आप वहां पर यूज करोगे ना जहां पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी हो। ठीक है, यहाँ पर तो एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू के केस में तो यू विल हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू, एंड दैट यू कैन डू ओनली बाय द सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, and that mathematical calculation may include multiplication, division, addition, subtraction, whatever, but it should be some proper way to find that value, right? ठीक है, without Yes, that sir. you can there cannot be any logic which will give you the exact value of a quantity, so there you will have to apply some suitable formula। इसीलिए आप देखो ना कि अगर मैं एरिया ही मैं डिफरेंट एरिया की बात कर दूं, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द rectangle, area of the triangle, you have different formula for the calculation of those area, you don't have any logic for that। मतलब सिर्फ लॉजिकल आप कोई कॉमन सेंस लगा के उसका आंसर नहीं बताते, आप उस एग्जैक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करके उसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। चलिए, तो अच्छा मैं एक बात ये भी कह रहा था कि जितनी भी दुनिया की ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, ऑल ऑफ देम डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑल ऑफ देम डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दुनिया की जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो सारी की सारी किस पर डिपेंड करती हैं? वो सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो सारी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं फॉर इट्स मेजरमेंट। समझ में आ गई बात? अब एक बात और समझिए आप लोग कि दुनिया में बेटा देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड रेस्ट ऑल द अदर क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड। दुनिया की सिर्फ 7 जो क्वांटिटी है वो फंडामेंटल है और बाकी सारी क्वांटिटीज क्या है? ड्राइव्ड। ठीक है, एंड व्हाट आर दोस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो मैं लिख देता हूँ, पुराने बच्चे मतलब लास्ट क्लास में जो थे वो मुझे बताएंगे क्या क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज। जल्दी जल्दी बोलो। मास, amount of substance, temperature, लेंथ, luminous intensity, वेरी गुड, current, करंट, वेरी गुड, amount of इलेक्ट्रिक करंट substance, ऑब्वियसली, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दोनों बच्चे बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, luminous intensity, time, टेम्परेचर, एंड द लास्ट वन इज लुमिनस इंटेंसिटी। नए बच्चों, सर करंट में तो दोनों आते हैं ना, फंडामेंटल डिराइव्ड और सॉरी फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा क्योंकि उसके लिए एक फॉर्मूला भी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज मोल। वैसे तो बेटा ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। मोल जो कि जिसने बताया, मोल इज नॉट द क्वांटिटी, मोल इज द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी बेटे, जिसने मोल लिखा है। अच्छा, किसी एक बच्चे ने एक सवाल भी पूछा, मुझे याद है, अभी आपके सवाल पे आता हूँ, बट किसी ने मुझे मैसेज चैट में लिखा है, सर इसका जो कुछ तो वायला ने लिखा है मोल। मोल बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, बट मोल कैन नॉट बी द क्वांटिटी। क्वांटिटी का नाम मोल नहीं है। क्वांटिटी का नाम क्या है? क्वांटिटी का नाम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। उसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट क्या होती है? तो उसकी यूनिट मोल है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि सर, एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा कि एक मिनट सर रुकिएगा जरा। एक बच्चे ने मुझे यहाँ पर क्या बोला कि सर करंट इज फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड बोथ, है ना? यही तो पूछा कि करंट जो है सर वो फंडामेंटल और ड्राइव्ड दोनों है। वो बच्चा प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर ले। ठीक है बेटा, देखो आप एक बात समझो कि एक क्वांटिटी जो फंडामेंटल है वो सिर्फ फंडामेंटल होगी, वो ड्राइव्ड नहीं हो सकती। A quantity can either be fundamental or it can either be एमीटर भी है। derived। नहीं मैं तो आता करंट के लिए हूँ। तो एमीटर। अरे मेरे लाल, रुक तो जा एक मिनट, मुझे भी तो बताने दे। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, अभी आ रहा हूँ। तुम्हारा जो डाउट जहां फंस रहा है उस पर आ रहा हूँ। मैं आपसे उससे पहले एक बात ये कह रहा हूँ कि कोई भी क्वांटिटी विल ईदर इट बी फंडामेंटल और इट विल बी ड्राइव्ड, इट कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम। पहले इस बात को पहले बोलो, ये बात तो मैं क्लियर है जो मैंने अभी बोला? ओके सर।
ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। देखो, एवरी फंडामेंटल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली ऑल्सो। देखो, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि फोर्स इज इक्वल टू mg होता है। टेल मी यस और नो। यस सर। तो मास को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ हाँ। तो इसका क्या मतलब कि क्या मास डिराइव्ड हो गया? नहीं, बट उसके लिए एक फॉर्मूला मिल गया। मिल गया है ना। तो इसका मतलब है कि आई कैन इवन मेजर इट इनडायरेक्टली, बट दैट डजंट मीन्स कि मास कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। मास ऑफ कोर्स कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। इसको डिफरेंट वे से भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू gm1 m2 डिवाइडेड बाय r², तो यहां से भी हम मास को मेजर कर सकते हैं m1 m2 इज इक्वल टू fr² डिवाइडेड बाय g। या हम लीनियर मोमेंटम लिख लें, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास कैन बी रिटन एज p by v। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इसका ये मतलब नहीं बेटा कि ये ड्राइव्ड है, इट इज फंडामेंटल, बट यस, फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली। क्लियर है? ओके सर। है ना। बट ये नहीं होगा कि उसकी प्रॉपर्टी फंडामेंटल नहीं रहेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली मेजर हो सकता है, बट अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो वो कुछ सिचुएशन में फॉर्मूले से हो जाता है। हाँ, किसी ने बोला आई बिलीव दैट करंट इज अ फंडामेंटल बिकॉज इट इज जस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, करंट इज बेसिकली फंडामेंtal because it can be directly measured with the help of instrument known as ammeter, and that current is basically the property of conductor कि whenever the charges flows there will be a current। ठीक है, समझ रहे हो? Is it clear? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वो बात हो गई कि जहां तक हमने ये वाली बात कर ली भाई सारे बच्चों के लिए। अब यहाँ से जो मैं समझाना शुरू करूंगा, अब सारे बच्चे अब इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। टॉपिक का नाम लिख लें, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिख लो, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिख लो, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जो मैं चीजें सिखा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुनना। मैंने आपसे बोला है कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड रेस्ट ऑल द क्वांटिटीज ऑफ द यूनिवर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसी से बाकी सारी दुनिया की जितने भी आप क्वांटिटी ले लें, दूसरी क्वांटिटी, वो सब की सब इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव हुई। क्लियर है? वो 7 से ड्राइव हुई। तो इसीलिए बेटा ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, इनको हम 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और इस इन 7 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, 7 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला इसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। फिर से मेरी बात समझिए, जैसे हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चे F से, इसी तरह से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं V से। ठीक है, तो इसको भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम किसी ना किसी से। तो उसी तरह से ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कौन बताएगा? The capital स्मॉल L. एल। capital L, नहीं, कैपिटल L से। कैपिटल L से कर देते हैं। कैपिटल एल। हाँ, कैपिटल रिप्रेजेंट करने के लिए, डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल एल यूज करते हैं। कहीं कहीं स्मॉल एल लिख लेते हो, बट जो एक्चुअल तरीका है फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का, उसके लिए हम एल लिखते हैं। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। नहीं बेटा, सेकंड से नहीं, कॉस टू वाइला सेकंड इज द यूनिट ऑफ द टाइम। देखो कंफ्यूज मत हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिट। यूनिट जो टाइम का है वो तो टी है, सेकंड्स है। इसी तरह से मास का यूनिट क्या है? केजी है। बट क्या हम यूनिट लिख रहे हैं या हम इसके डायमेंशंस लिख रहे हैं? Sir, done. डन। चलो, इफ यू हैव डन दिस, तो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू mlt टू द पावर -2। x इज अ लेंथ, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया l। ठीक है, a इज द एरिया। एरिया के लिए हम l² लिख सकते हैं या नहीं? देखो पहले तो आप ये समझो, एवरीवन प्लीज थिंक अबाउट इट।
एरिया आप क्या लिखते हो? एरिया आप जनरली लिखते हो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ब्रेथ इज आल्सो काइंड ऑफ लेंथ ना, भले आप ब्रेथ लिख दीजिए बट है तो वो लेंथ ही ना बेटे। Yes. तो इसलिए एरिया के लिए एल स्क्वायर, और वेलोसिटी आपने मुझे भी बताया था कि एल टी टू द पावर -1 होता है ऐसे। तो अनडाउटेडली मुझे एक बात दिख रही है कि ये एल और ये एल, चलो मैं पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ वरना कोई ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाए। इसको मैं अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। इसको नीचे मैं अभी सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही लिखूंगा एल स्क्वायर एल टी टू द पावर -1। यहाँ पे आप देखें तो एल स्क्वायर से ये वाला एल स्क्वायर विल कैंसिल आउट, करेक्ट है बेटा? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का Yes. डायमेंशनल फार्मूला Yes, अगर sir. हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम, ये एल ऊपर चला गया तो एल टू द पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो ये अगर ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर -1। देखिए बिकॉज अगर ये ऊपर जाएगा ना, देखो टी टू द पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी टू द पावर +1, ये हो जाएगा -2 + 1 इज इक्वल टू टी टू द पावर -1। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। Yes, sir. यस सर, खटाखट नोट करो एकदम खटाखट। अब मुझे ये बताओ कि क्या मुझे और भी कुछ ऐसे फॉर्मूला लेने चाहिए, या आप लोगों को अब समझ आ गया है और मैं आगे की तरफ चलूं? आप लोग डिसाइड करो, So इट्स one योर more. प्योर चॉइस। वन मोर, Yes, sir. Yes, ठीक है, ओके, नो इशू। तो एक दो और आप की डिमांड है तो एक दो और मैं करा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलो एक और पे आते हैं। एक एनर्जी का मैं फिर से लिखवा रहा हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट आपको नहीं पता होगा, तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ, एक दो और लिख लो फिर। तो टॉर्क, Sir, इसको pressure. रिप्रेजेंट, चलो प्रेशर लिखना चाहते हो, चलो तो फिर ठीक है, तो चलो कुछ और के लिख लो। पहला एक लिख दो वर्क डन का, वर्क डन। दूसरा आप लोग लिख दो प्रेशर, ठीक है। तीसरा आप लिख दो लीनियर मोमेंटम, आई होप फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इंटू वी लिखते थे, है ना। चौथा एक और लिख दो जो आपके लिए एक नई चीज है, टॉर्क, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, इसमें पढ़ना है हमें 11th में हमें 5th चैप्टर या 6th चैप्टर में पढ़ना है। टॉर्क होता है फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। पांचवा लिख दीजिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इज इक्वल टू, ये होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। पी का मतलब प्रेशर नहीं, पी का मतलब लीनियर मोमेंटम। चलो 1 बाय 1 सबका लिख दो तो एकदम खट से, मुझे पूरी उम्मीद है आप लिख सकते हो, जल्दी से एकदम, रफ्तार तेज, एकदम पागल हो जाओ बिल्कुल, एकदम खटाखट, एकदम खटाखट भाई, बहुत बढ़िया रे भाई। Sir, work done is वर्क डन इज मींस, ml वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा, ml square वर्क इज Yes, इक्वल sir. टू फोर्स इनटू ml square डिस्प्लेसमेंट। आपने उसका लिख लिया वर्क का? yes sir. So work is not only ml square. You have left out something in that formula. Sir, ml Please square T minus 2. Yes, you are correct. Sir, हो गया. हो गया सब? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर सब हो गया तो चलते हैं आगे। ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि सर सब हो गया, तो चलो 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। मुझे बताइए पहला वाला क्या था, वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Displacement. तो ये फोर्स के लिए आप लिख सकते हैं mlt टू द पावर -2 which you already know, and displacement के लिए we have L
So this will become equal to m into L squared t to the power minus 2. This is the work done, dimensional formula of the work done. What was the next one? Pressure. Pressure. Very good. The pressure is equal to what? The pressure is equal to force upon area. तो फोर्स के लिए आप लिखेंगे अगेन mlt to the power minus 2. एरिया यू विल राइट इट एज ऑब्वियसली L स्क्वायर. तो प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, प्रेशर क्या, दैट वुड बी इक्वल टू m. इसको ऊपर ले जाओ, इट विल बिकम L to the power minus 1 t to the power minus 2. This is the dimensional formula for the pressure, right? What was the next? Yes. sir. Linear momentum. Linear momentum. Very The good. linear momentum. P is equal to mass into velocity. तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया मास के लिए आप लिखेंगे कैपिटल M, और वेलोसिटी के लिए L t to the power minus 1. तो लीनियर मोमेंटम हैज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m L t to the power minus 1. Yes. Okay, the next one is torque. Yes, sir. Yes, sir. Next one is torque. So torque is what? Torque is equal to force into distance. अभी तो डिस्टेंस के नाम से काम चला रहे हैं, आगे हम इसका एक्चुअल मतलब पढ़ेंगे इन द चैप्टर व्हेन वी विल डिस्कस द रोटेशनल मोशन. और डिस्टेंस के लिए फिर से बेटा L, तो ये क्या हो जाएगा m L स्क्वायर्ड. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द टॉर्क. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन? व्हाट वाज द नेक्स्ट वन? एंगुलर मोमेंटम. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम वाज द लास्ट वन. तो एंगुलर मोमेंटम is equal to nothing but p into distance. तो लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. लीनियर मोमेंटम का आपने अभी ड्राइव कर लिया रिजल्ट ml t to the power minus 1. डिस्टेंस के लिए अगेन यू विल राइट इट एज l. तो ये कितना हो जाएगा ml square t to the power minus 1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर योर एंगुलर मोमेंटम. अब मुझे ये बताइए कि और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है या इट इज मोर देन एनफ फॉर यू? Sir, understood. Everyone has to respond to this. Please tell me कि और लिखवाऊं, इस पे और टाइम पास करूं या काफी है? You need to understand the method. कि जब भी हमें किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो उसका हम पहले फिजिकल फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद वहां से हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. Yes, sir, it is clear. It is clear, right? अब और करवाना मुझे लग रहा है टाइम पास होगा, because in every chapter you will get different quantities and where you will again be writing the dimensional formula. For example, जैसे आगे के जो chapters आते जाएंगे उसमें जो क्वांटिटी आप पढ़ोगे उसके डायमेंशनल फॉर्मूला वहीं के वहीं भी लिख सकते हो. सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए यू नीड टू नो द फिजिकल फॉर्मूला फॉर दैट, और उसके बाद इफ यू नो द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी तो फ्रॉम दैट यू कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू discuss further more dimensional formula. Now we go to the application of the dimensional formula. ठीक है बेटा, तो आप डायमेंशनल, अभी भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला वाला ही पार्ट पढ़ रहे हैं. अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है, इस डायमेंशनल फॉर्मूला का एप्लीकेशन. तो अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला के एक्चुअली में 3 एप्लीकेशंस आर देयर, और तीनों को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. उन तीनों पे हम क्वेश्चंस करेंगे. और ये जो तीनों एप्लीकेशन मैं सिखा रहा हूँ 11th के एग्जाम में, don't know when the corona will be over in India and when schools will reopen. लेकिन अगर मान लो कि if exams will be online, then also in the question paper you might get a question based on the analysis or dimensional analysis या application of dimensional formula. And what would be that? तो ये 3 जो applications है वो 1 by 1 हम discuss करेंगे. जिसमें से पहला application है conversion of unit. पहला application क्या है मेरे बच्चों? कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी. आप लोग वैसे भी कन्वर्जन करते हो, आप कन्वर्जन नहीं करते? आप सोचो एसआई सीजीएस से एसआई में, एसआई से सीजीएस में, ऐसा करते थे या नहीं? बिल्कुल करते थे. तो वही काम आपको कन्वर्जन का डायमेंशनल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. ऑल्दो डायमेंशनल फॉर्मूले से यूनिट का कन्वर्जन इज क्वाइट लेंदी, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है. अगर हमें कन्वर्जन करना हो तो हम डायरेक्टली कन्वर्जन कर लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, कैसे करेंगे?
Sir, Sir, into we'll 5 by multiply 10. 1000 in the numerator and Yes, multiplying 1000 in the numerator and सेकंड के लिए 3600 इन द डिनोमिनेटर, और दूसरे Sir, बच्चे ने 5 भी by सही 18 बोला कि यस 5 by 10. इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 5/18। तो ये हम जानते हैं, बट यही काम हम डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करके भी कर सकते हैं। ऑल्दो डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करके ये जो हम करेंगे ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो जनरली जब भी हम किसी क्वेश्चन में कर रहे होंगे तब तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, तब तो हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया करेंगे। बट अगर स्पेशली आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कन्वर्ट द यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, तब तो फिर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का मेथड ही यूज करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तब तो डायमेंशनल फॉर्मूले का मेथड ही आपको यूज करना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा जिसमें आपको डायमेंशनल फॉर्मूले का मेथड यूज करना पड़ेगा टू कन्वर्ट द यूनिट। ठीक है, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे जाने से पहले मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, मेरे नीले, वन जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। आशीष, आशीष, यस सर। मुझे एक बात बताइए, किसी भी क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो, मतलब व्हेन यू राइट द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी जब आप लिखते हो तो उस मेजरमेंट में कौन कौन सी चीज होती है, मतलब हाउ डू यू राइट द मेजरमेंट? यस सर, सबसे पहले तो यूनिट डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड। एंड अनदर थिंग? सर उसकी सर न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरी गुड आशीष। देखिए बाकी बच्चे भी सुन लें कि जब भी आप किसी क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं, मतलब मान लो कि आपको लेंथ मेजर करने को मैं कहूं और मान लीजिए कि योर लेंथ इज 10 मीटर, तो यहाँ पर जो 10 है दैट इज मैग्नीट्यूड एंड मीटर इज इट्स यूनिट। अगर आप केवल 10 लिख देंगे, इफ यू राइट ओनली 10 तो इट विल हैव नो मीनिंग, एंड इफ यू ओनली राइट मीटर एंड यू डोंट पुट एनी मैग्नीट्यूड विद इट तो भी वो मीनिंगलेस है। ठीक है, तो whenever you measure a quantity you write two things, one is called as magnitude and another one is called as unit। मतलब किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट, जैसे 4 किलोग्राम तो 4 इज मैग्नीट्यूड, केजी इज यूनिट। जैसे आप मान लीजिए 4 मीटर क्यूब तो 4 इज मैग्नीट्यूड, मीटर क्यूब इज इट्स यूनिट। तो जब भी आप किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो आप उसकी मेजर्ड वैल्यू को, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ और नए बच्चों के लिए ये चीज बता रहा हूँ, क्यू का मतलब मेजर्ड वैल्यू। तो किसी भी क्वांटिटी का जो मेजर्ड वैल्यू है उसको आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स लिखते हैं, वेयर एन इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू का मतलब होता है यूनिट, जिस यूनिट में आपने उसको मेजर किया है, एसआई यूनिट में किया है या सीजीएस यूनिट में किया है या व्हाट यूनिट यू हैव टेकन, तो ये जो यू है दैट इज योर यूनिट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं जिससे पूछूंगा फिर से वही बताएगा। मैंने लिखा 1 मीटर और मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर। आरुषि नाराज नहीं होना, Yes, प्लीज sir. अनम्यूट करो अपना माइक। यस, कैन यू टेल मी 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर, दीज टू वैल्यूज आर सेम और डिफरेंट? Sir, they are different. They are different. Think again. 1 rupee and 100 paise are different or the Sir, same? they are same, but their magnitude and unit is different. Yes, yes. By Yes. the way, as a product they are same, right? Yes, sir. Yes, as a product of magnitude and unit they are same, right? है ना आरुषि? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, आरुषि ने अपनी तरह से बिल्कुल सही बोला कि सर ये दोनों जो वैल्यूज है ना एज अ प्रोडक्ट, अगर मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ले लूं यहाँ पर, और ये मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, ये यूनिट कितनी है मीटर है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसके यूनिट का प्रोडक्ट विच इज 1 मीटर और इसके मैग्नीट्यूड और इसके यूनिट का प्रोडक्ट विच इज 100 सेंटीमीटर, एज अ प्रोडक्ट दे आर सेम। मगर मैं इसको n1 कहूंगा तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं कुछ n2 कहूं, इसके यूनिट को मैं u1 कहूंगा तो इसकी यूनिट को मैं u2 कहूं, तो एज यूनिट दे आर नॉट सेम, एज मैग्नीट्यूड दे आर नॉट सेम, बट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट आर सेम। इसका क्या मतलब है? इसका दूसरा मतलब यही है ना कि व्हेन वी कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, रिजल्ट रिमेन सेम, ऑल्दो इंडिविजुअली उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा तो उसकी यूनिट बदल जाएगी, बट इफेक्ट सेम रहेगा या नहीं? प्लीज हाँ ना बोल।
Yes, sir. Yes. इफेक्ट तो सेम रहेगा, Yes, sir. ऑल्दो उसका मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली चेंज हो गया। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में आपका जो स्केल है ना, जिससे आप चीजों को मेजर कर रहे हो, वो हर केस में उस स्केल का जो स्टैंडर्ड साइज है वो अलग अलग है। जैसे मीटर स्केल में 1 मीटर एक अलग स्टैंडर्ड है जिसको आप 1 मीटर कहते हैं, वो स्टैंडर्ड साइज है। सेंटीमीटर में स्टैंडर्ड साइज कुछ और है, मिलीमीटर में स्टैंडर्ड साइज कुछ और है। तो स्केल बदल जाता है, तो इसलिए आपका यूनिट बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, बट द इफेक्ट रिमेन्स सेम। जितने छोटे यूनिट में जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, और जितना बड़े यूनिट में होंगे उतना कम मैग्नीट्यूड होगा। तो ये सेम रहेगा। इसका मतलब अगर आपने किसी क्वांटिटी को मेजर किया है, ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू, याद रहे, मेजर्ड वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी इन all the system of measurement remains same, है ना? all system of measurement remains same. Clear? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि n1 u1 that is the product of magnitude and unit of a quantity in one system of measurement is equal to n2 u2 that is product of magnitude and unit in the other system of measurement. Is it correct? Everyone has to respond to this. सबको Yes, ये sir. समझ में आ गया, तभी Yes, आगे sir. की बातें क्लियर होंगी। वेरी गुड, इसको नोट कर लो। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा या पहली बार पढ़ा है जिन्होंने, वो इसको नोट कर लो, तब मैं इसका एप्लीकेशन समझाऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लो। ये नोट कर लें तो बता दीजिएगा प्लीज, ताकि हम आगे की बातें कर सकें। सर डन। डन, वेरी गुड। तो अब देखिए मैं जो आपको आगे बता रहा हूं, अब हम आते हैं फिर से एप्लीकेशन पे। ये तो बीच में हमें जो जरूरी बात थी वो मैंने बता दिया फिर से दोबारा, ताकि आपके दिमाग में रहे ये बात, तभी आप आगे की चीजों को समझेंगे। तो देखो, डायमेंशनल फॉर्मूले में अगर आपने किसी क्वांटिटी को मेजर करा है, तो मैग्नीट्यूड इन 2 डिफरेंट स्केल विल बी डिफरेंट, यूनिट इन बोथ द स्केल्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, स्केल की साइज या लेंथ या स्टैंडर्ड हर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में अलग अलग होगा। ठीक है, स्केल का साइज हर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में अलग अलग होगा। ठीक है, सेम क्या रहेगा? सेम उसका फॉर्मूला रहेगा। एक बात और बता देता हूं, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सर मुझे एक बात बताइए कि अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो एसआई यूनिट में भी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है और सीजीएस में भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, या अलग अलग है? So same. सेम होगा। सिस्टम ऑफ यूनिट आप कोई सा भी ले लो, अभिनव भाई, स्पीड का फॉर्मूला हर सिस्टम ऑफ यूनिट में फॉर्मूला सेम होगा या अलग अलग आएगा? अभिनव, सर फॉर्मूला सेम होगा, यूनिट अलग हो सकती है। यूनिट अलग होगी बट फॉर्मूला तो सेम होगा। मतलब लेंथ ऑफ स्केल अलग हो जाए भाई, मैग्नीट्यूड अलग हो जाए, यूनिट अलग हो जाए, बट फॉर्मूला तो सेम है। तो देखो, मान लो मैंने किसी क्वांटिटी को मेजर किया इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, और उसका मैग्नीट्यूड आया n1, और उसकी यूनिट की जगह मैंने यूनिट न लिख के मैंने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखा, मान लो कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया उस सिस्टम में m1, l1 एंड t1, वेयर m, यहां समझिएगा, m का मतलब है मास का मास, और m1 का मतलब है कि लेंथ ऑफ द स्केल फॉर द मास इन वन सिस्टम, l मतलब लेंथ, t मतलब टाइम। मतलब एक क्वांटिटी को हमने मेजर किया जिसका मैग्नीट्यूड n1 है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। एक वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सर हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes. सर जिसको नहीं समझ में आया बोलो। सर फिर से समझा दीजिए। फिर से समझिए, मैंने किसी क्वांटिटी को मेजर करा बच्चे, तो किसी क्वांटिटी को मेजर करा तो उसकी मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ आएगी ना बेटा? यस सर। Yes. उसका यूनिट भी कुछ होगा।
ठीक है, तो यूनिट की जगह हमने क्या किया, यूनिट की जगह हमने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। यस सर। ठीक है, इसी तरह से इसी क्वांटिटी को अगर मैं दूसरे सिस्टम में मेजर करूं तो इसकी मेजर्ड वैल्यू जो होगी वो, अगर मान लो कि उसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, मानते हो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा ना, लेकिन क्या Yes, sir. डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज होगा या सेम रहेगा? सर सेम रहेगा। सेम। सेम रहेगा। ठीक है, तो ये पावर ए, ये एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी। बट एक बात बताओ, मास को मेजर करने वाला जो स्केल है उस स्केल का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या स्केल का स्टैंडर्ड बदल जाएगा? सर अगर सेम मान लो रहेगा। मान लो कि मास को एसआई यूनिट में केजी में मेजर किया है, तो मास को सीजीएस में केजी में मेजर करेंगे या किसी दूसरे स्टैंडर्ड स्केल में? ग्राम्स। ग्राम्स। तो इसको मैं 2 कह लेता हूँ, ये 2 कह लेता हूँ, ये 2 कह लेता हूँ। मतलब ये कंफ्यूज मत हो जाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही है, m टू द पावर a, b टू l टू द पावर b, t टू द पावर c। तो सर ये नीचे 1 2 क्यों लगाया? ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये जो 1 जहां जहां लिखा है इसका मतलब है कि एक इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में ये स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जो इसके स्केल्स हैं वो सेम नहीं होंगे, जाहिर है डिफरेंट होंगे। 2 लगाने का मतलब सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में है ये, और 1 जहां पे लगाया वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में है। बट यस, फॉर्मूला रिमेन सेम। तभी तो उसका पावर देखो दोनों में सेम लिया है। इज इट क्लियर? Yes, इसके sir. पड़ोस में Yes, मैं sir. लिखता हूं इन वन सिस्टम ऑफ Yes. यस सर। ठीक है, इन वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, और इन सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये कहानी। तो मेजर्ड वैल्यू तो हमेशा सेम रहती है ना, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b and t1 to the power c, this can be written as equal to m2 m to the power a, l2 to the power b, t2 to the power c। अब यहां से हम चाहे n1 निकालना चाहे या n2 हम निकाल सकते हैं। n1 अगर मुझे निकालना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं n2। इसको ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको एक स्टेप कम करके लिख रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ L2 अपॉन L1 टू द पावर B, और इसको मैं लिख सकता हूँ T2 अपॉन T1 टू द पावर C। ये N1 की वैल्यू को देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, और इसी तरह से अगर मैं N2 Yes, की sir. वैल्यू लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ कि N1 M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर C। देखिएगा ध्यान से, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई हो प्लीज पूछिए, और आ गई हो तो इसको नोट करिए और इसको अप्लाई करने की हम कोशिश करते हैं। एक एक बच्चा समझे भाई सारी चीजों को। एक ही क्वांटिटी का हमने मेजर्ड वैल्यू लिया इन वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, और उसी क्वांटिटी का हमने मेजर्ड वैल्यू लिया है इन द अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, और दोनों सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू आई है उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इक्वेट करेंगे। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो n1 आ जाएगा हमें, या n2 अगर पता हो तो n1 निकाल सकते हैं, और n1 पता हो तो n2 निकाल सकते हैं। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा क्योंकि क्वांटिटी सेम है, सिर्फ लेंथ ऑफ द स्केल अलग अलग आएगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, सबने Yes, नोट कर sir. लिया बेटा? यस सर। यस सर। चलो तो एक काम करते हैं बेटा, ये जहां तक आज पढ़ाया है इसको अपना रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। तो इसके आगे का जो मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा ना वो एक साथ में सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक सिर्फ करके छोड़ दूंगा तो आपको आगे नहीं मतलब दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उसके लिए टाइम चाहिए। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशन को सीखेंगे। आज तो ये कर लिया हमने, अब इसको यूज कैसे करना है, इससे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास व्हिच इज ऑन मंडे आई गेस। ठीक है, तो Yes, नेक्स्ट yes. क्लास में उस पर बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू तो सर। आज इतना ही। आई होप सबको क्लियर हो गया है। Thank you, यस sir. क्लियर है Yes, बेटा? sir. ओके, Yes, यू sir. वेलकम ऑल, गुड नाइट, Thank टेक you, केयर, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।